Hello students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study history chapter, class 6 history chapter named Later Vedic Civilization. So student, before this chapter we read about early Vedic civilization, and if you have not seen the video of that chapter, I have given the link in the description box. You may check it out. So student, without further delay, let's get started. The Later Vedas. इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अर्ली वैदिक लिटरेचर था, जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन था, वो क्या था। उसमें ऋग्वेदा, उसमें क्या क्या होता था, लोग क्या ऑक्यूपेशन करते थे, लोगों का रहना कैसे था, और उस टाइम पे जो 4 क्लासेस डिवाइडेड हुए किस बेस पे हुई, ये हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन पे। अब जो लेटर वेदास हैं वो क्या है, जो पीरियड यानी कि 1000 BCE से 500 BC तक, ये जो पीरियड था जिसमें कि जो इंडो आर्यन से वो सेटल हुए गैंगटिक वैली में, उसको बोला गया लेटर वैदिक पीरियड। और जो अर्ली वेदास यानी कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन था, उसमें कहाँ पे सेटल हुए थे, सप्त सिंधु रिवर, जिसको बोला गया ब्रह्मवर्ता। जो 3 लेटर वेदास थे वो थे अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और जो हमने अर्ली वेदास पढ़े थे उसमें हमने ऋग्वेद बोला था कि मोस्टली उसमें ऋग्वेद ही कवर किया गया। इसमें जो बाकी के वेद वो आएंगे लेटर वेदास में, और अर्ली वेदास ऋग्वेदा को बोला गया और लेटर वेदास बोला गया अथर्ववेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा को। और जो उपनिषद है उनको इस टाइम पे कंपोज किया गया। जो हमारे बहुत ही बड़े ग्रंथ हैं, इंडियन ग्रंथ हैं जो हमारे, वो है रामायण और महाभारत। इनको इसी पीरियड में लिखा गया था। जो एपिक्स थे वो बहुत ही लंबे पोयम थी, उनमें लंबी पोयम, लेंदी का मतलब बहुत लॉन्ग, जो डिस्क्राइब करते हैं बहुत ही बहादुर काम और एडवेंचर्स, वॉरियर्स के, योद्धाओं के एडवेंचर, उन्होंने क्या क्या किया, उस टाइम कहाँ गए। जो हिस्टोरियंस हैं वो रिफर करते हैं इस पीरियड को एपिक एज। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बोथ दीज एपिक्स वर कंपोज्ड इन दिस पीरियड। जो लाइफ है आर्यंस की इस एज में, उनको रिकंस्ट्रक्टेड किया किस बेस पे, इंफॉर्मेशन जो गैदर की गई 3 लेटर वेदास पे। तो उनकी एज, यहां से हमने इंफॉर्मेशन ली और उसको इस इंफॉर्मेशन पे क्या किया, बताया गया। और जो एपिक्स हैं, जो रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन रीजन से मिला है हमारा, जैसे कि हस्तिनापुर जो आज मेरठ में है, और जो अपर गैंगटिक प्लेन्स है उनसे एक्सकेवेशंस भी इंडिकेट, यानी कि जब वहां पे डग आउट होगी, कोई चीज खुदाई हुई होगी, तो वहां पे जो यूज मिला है आयरन का इस पीरियड में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड स्मॉल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडेड। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो छोटे छोटे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थे वो बड़े हो गए, यानी कि फैल गए और डेवलप हो गए एक बड़े किंगडम में। और कुछ किंगडम एस्टेब्लिश किए गए किसके थ्रू, इंडो आर्यंस के थ्रू, जो थे कुरु, जो आज दिल्ली में है, ये जगह है। कोसला जो अवध में है, मगध जो पटना गया में है, और काशी जो वाराणसी में है। तो ये किंगडम एस्टेब्लिश किए इंडो आर्यंस ने। जो किंग है वो बहुत ही पावरफुल बन गए थे, और जो उनकी किंगशिप थी वो हेरिडिटरी, मतलब जो उनके बेटे होंगे वो बन जाएंगे उसके बाद राजा। तो हेरिडिटरी ये हुआ। जो सभा और समिति थी उन्होंने अपना कंट्रोल किंग पे खो दिया था। जो इससे पहले हमने अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ा था ना, सभा और समिति, तो यहाँ पे जो किंग के ऊपर ही कंट्रोल था इनका, उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था। जो किंगडम है वो साइज में बड़ा हो गया था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो कॉम्प्लेक्स हो गए थे, क्रिटिकल हो गए थे। और जो किंग है उनको कौन हेल्प करता था, बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल्स हेल्प करते थे, जो कि जिनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट का चार्ज था। जो किंग जब राजगद्दी पे बैठे तो जो पुरोहिता है वो परफॉर्म करते हैं राजसूय यज्ञ। ये करते थे जब जो किंग है वो बैठेंगे जब राजगद्दी पे, तो जो पुरोहित थे वो परफॉर्म करते थे इस यज्ञ को, जिसका नाम है राजसूय, टू कंफर्म सुप्रीम पावर ऑन हिम, ताकि उनकी जो पावर है वो बनी रहे। जो किंग है उसको एलिवेट दी जाती थी, कैसी पोजीशन की, वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव में अर्थ पे। और जो अश्वमेधा यज्ञ यानी कि जिसमें हॉर्स का सैक्रिफाइस, हॉर्स का बलिदान, कैसे हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, was performed to establish his undisputed authority over the territory through which the horse moved unchallenged। और ये इसलिए छोड़ा जाता था कि क्या करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी, यानी कि जिसमें कोई भी क्या नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, जिसमें कि वाद विवाद नहीं है उस अथॉरिटी में, तो उस टेरिटरी के ऊपर थ्रू विच द हॉर्स मूव अनचैलेंज, और तो वो जो हॉर्स है वो मूव करेगा, और जिसने अगर जिसके सामने वो जहां पे भी आके जो भी
जहाँ पे भी खड़ा रहेगा तो उसके साथ उनका क्या चलता था, फिर युद्ध चलता था। ये था अश्वमेधा यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइस का। डिड यू नो, जो अश्वमेध यज्ञ है उसको परफॉर्म करते हैं पावरफुल किंग्स, और यज्ञ के बाद जो हॉर्स है उसको सजा दिया जाएगा, किंग्स का एम्बलम यानी कि जो साइन वगैरह है किंग का, उसको उस पर रख दिया जाएगा, तो पता तो चलेगा कि ये किस किंग का है, और उसको घूमने के लिए उसकी इच्छा से छोड़ दिया जाता था। जिस रीजन से हॉर्स पास होगा तो वो उसके रूल के अंडर में आएंगे, उस किंग के, ठीक है, जिसने परफॉर्म किया अश्वमेध यज्ञ। और अगर कहीं पे भी जो स्टॉप किया गया, किसी किंग ने अगर उसको स्टॉप कर दिया, जैसे मैंने आपको भी बताया था, अगर किसी भी किंग ने उसको वहीं पे रोक दिया है तो वार हो जाएगी, यानी कि उस घोड़े को तो छोड़ दिया है अब उस राजा ने जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अगर वो हॉर्स कहीं पे भी रुक जाता था, उसको कोई रोक देगा, कोई दूसरा किंग रोक देगा, तो यानी कि उस किंग के और जिसने अश्वमेध यज्ञ यानी कि यज्ञ करवाया है उस किंग के बीच में युद्ध होता था, वॉर होती थी। और उसमें जो विक्टोरियस किंग एनेक्स द डिफीटेड किंग्स टेरिटरीज, और जो जीतेगा वो उस हारे हुए किंग की टेरिटरीज लेगा, जो भी उसका साम्राज्य था। तो ये था अश्वमेध यज्ञ जिसमें हॉर्स का सेक्रीफाइस ऐसे करते थे। The reason through which the king's decorated house past came under the rule of the king who had performed the अश्वमेध यज्ञ, और जहां जहां जो हॉर्स है वो जाएगा तो वो राजा के अंडर में होगा, ठीक है, जहां जहां से वो होके गुजरेगा जिसने कि अश्वमेध यज्ञ करवाया है। तो यहाँ पे आपको पिक दे रही है। अब हम पढ़ते हैं उस टाइम सोशल लाइफ कैसी थी, यानी कि सोसाइटी की क्लासिफिकेशन कैसी थी। जो सोसाइटी है वो 4 वर्णास में डिवाइड हुई, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था और हेरिटेटिव भी था। जो 4 क्लासेस थी उनको जाना गया 4 कास्ट से। जो संत थे क्षत्रिय के, वो ब्राह्मण नहीं बनते। हमने अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि वो बाद में क्या होगा, जो ब्राह्मण के बेटे होंगे वो क्षत्रिय से, वो ब्राह्मण से क्षत्रिय बन सकते हैं, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकते हैं। पर जो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन था उसमें जो अगर क्षत्रिय का सन होगा तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। कास्ट वॉज नॉट डिसाइडेड बाई बर्थ, और जो जिसकी कास्ट होगी वो बर्थ से यानी कि जहां उसने जन्म ले रखा है उसके जो वो काम करता है उस पर बेस नहीं होगी उसकी कास्ट, जहां जन्म हुआ उसके बेस पे उसकी कास्ट हो गई। वो इंटर कास्ट मैरिज अलाउड नहीं की जाती थी, जैसे कि एक कास्ट दूसरे कास्ट से मैरिज करेगा वो अलाउड नहीं थी उस टाइम। जो कास्ट सिस्टम है वो डीप रूटेड था, सोसाइटी शार्पली डिवाइडेड थी, और जो ब्राह्मणास और क्षत्रिय थे वो रूलिंग क्लास को फॉर्म करते थे, बनाते थे, और जो वैश्यास थे वो आर्टिशंस थे, आर्ट वाला काम करते थे, ट्रेडर्स का और फार्मर्स का। जो शूद्रास थे वो अनएजुकेटेड वर्कर्स थे जो इन तीनों क्लासों के काम करते थे। यह हमने अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था। अब हम फैमिली के बारे में पढ़ते हैं इस एज में। जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो स्ट्रेंथन यानी कि स्ट्रॉन्ग था। जो बर्थ था सन का उसको वेलकम यानी कि उसका अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता था अगर बेटे का जन्म हुआ है। जो पोजीशन थी वुमेन की डिक्लाइन यानी कि नीचे नीचे आती गई, बल्कि जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में जो पोजीशन थी वुमेन की वो ठीक थी। दे वर नाउ कंसिडर्ड इंफीरियर टू मैन, और उनको इंफीरियर यानी कि कम समझा जाता था इन कंपैरिजन टू मैन के। दे नो लॉन्गर टुक पार्ट इन द असेंबलीज, हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था, वो असेंबलीज में पार्ट करती थी, ले आती थी और वहां सुनती थी लोगों की बात, पर यहाँ पे उनको ये वो नहीं थी परमिशन। देयर हाईएस्ट ड्यूटी वाज टू सर्व देयर हस्बैंड, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने हस्बैंड की सेवा करेंगे और अपनी फैमिली की बस। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वुमेन की वो सही नहीं थी लेटर वैदिक में, अर्ली वैदिक में अच्छी थी। हाउएवर दे कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस, पर यहाँ पे भी रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट कर सकती थी, बस ये सेम था। जो 4 आश्रमास थे वो क्या थे, जो लाइफ थे आर्यन की डिवाइड हुई 4 स्टेजेस में आश्रमास में। फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य, ये फर्स्ट स्टेज है लाइफ की, जिसमें कि जो पर्सन है वो अपने गुरु के साथ गुरुकुल में रहेंगे और वहां वो रिसीव करेंगे एजुकेशन। जैसे आप स्कूल में जाके सीखते हो, ये कहाँ जाते थे, अपने गुरुकुल जाते थे, जहाँ इनके गुरु थे वहां लेते थे क्या, एजुकेशन। जो 4 आश्रमास और स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ ब्रह्मचर्य यानी कि जो ये है यहाँ पे गुरु से ले रहे हैं दीक्षा शिक्षा, जो भी अपनी एजुकेशन है। जो गृहस्थ ये है यानी कि घर की, जो गृहस्थ का मतलब जब उनकी शादी हो जाती थी, और वनप्रस्थ यानी कि वन की तरफ यानी कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे। सन्यासी यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग से होकर दुनिया से बिल्कुल अलग होके रहना। तो ये था गृहस्थ, ये सेकेंड स्टेज थी जिसमें कि जो पर्सन की लाइफ है वो क्या करेगा, शादी करेगा और अपनी फैमिली को सेटल करेगा। वनप्रस्थ ये स्टेज थी जब वो सब कुछ छोड़ देगा, जो भी वर्ल्डली टाइज यानी कि जो भी ये संसार की मोह माया वो छोड़ देगा और फॉरेस्ट में चल जाएगा ध्यान के लिए। संन्यास लास्ट स्टेज थी जहाँ पे कि वो अपनी जो भी उसने अब तक का किया है वो एक एक्सकेटिक यानी कि जो इन वर्ल्डली डिजायर से दूर रहेगा, जिसको अपनी सिंपल लाइफ जीनी है और किसी से क्या नहीं करना है, कोई भी ग्रीड नहीं है, अब कोई भी इच्छा नहीं है, अब लालच नहीं है, और स्प्रेड करेगा प्रिंसिपल को, रिलीजन और ट्रूथ के। ये था संन्यासा।
अब हम पढ़ेंगे गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या था। जो बच्चा यानी कि बॉय होगा वो 7 इयर्स ओल्ड का होगा तो उसको गुरुकुल भेज देते थे। जो हाउस ऑफ द टीचर और गुरु यानी कि उस जहां वो भेज देंगे गुरुकुल में वहां की टीचर गुरु बोलते थे। वो वहां तक 25 इयर्स तक रहेंगे यानी कि वहां वो एजुकेशन 25 साल तक लेंगे। जब वो तक वो 25 साल के नहीं हुए और 7 साल में चले जाते थे। गुरुकुल को सिचुएटेड किया गया फॉरेस्ट में, जंगल में। जो टीचर है उसको ट्रीटेड करते थे अपने स्टूडेंट को अपने बच्चे की तरह। और जो चिल्ड्रन थे उनको रिगार्ड यानी कि माना गया, रिगार्डेड एज अ टीचर एज देयर स्पिरिचुअल फादर। और जो चिल्ड्रन थे वो मानते थे टीचर को अपने पापा। जो स्टूडेंट्स थे वो सिंपल और हाईली डिसिप्लिन लाइफ यानी कि इतना डिसिप्लिन था वहां। वो हेल्प करते थे अपने गुरु को बहुत ही उनके कामों में। जो स्टूडेंट है वो क्लीन करते थे हाउस यानी कि घर का काम भी करते, घर का काम मतलब जहां रहना वहां का काम भी करते थे। पानी लाते थे वेल से, वुड को गैदर करते थे और वर्क यानी कि काम करते थे फील्ड्स में। दे हैड टू मेमोराइज लेसन्स व्हिच वर टॉट ओरली। वो याद रखते थे वो लेसन्स को जो उनको पढ़ाया गया ओरली, स्टूडेंट रिटर्न नहीं, ओरली जो बोला गया है। और कंप्लीट करने के बाद अपनी एजुकेशन जो स्टूडेंट है वो पेड करते थे गुरु दक्षिणा अपने गुरु को अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स, जो जितना दे सकता है, मतलब ये था। इन द अर्ली वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें एजुकेटेड थी वुमेन, जैसे मैत्रेय और गार्गी ये इस एज की थी। और लेटर वैदिक पीरियड में जो वुमेन थी उनको स्टडी करने के लिए नहीं बोला गया, वैदिक लिटरेचर को नहीं पढ़ सकती थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन के इतने राइट्स थे और लेटर वैदिक पीरियड में तो यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखा। अब रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। जो गॉड्स थे अर्ली वैदिक पीरियड के उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस क्या कर दी थी, खो दी थी। जो ब्रह्मा यानी कि क्रिएटर है, जो विष्णु जो प्रिजर्वर है और जो शिव जो डिस्ट्रॉयर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे एक वैदिक सिविलाइजेशन में। जो मोड था वर्शिप का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। एलोबरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म। और जो रिचुअल्स होते थे और जो सेक्रीफाइस होती थी यानी कि बलि दी जाती थी उसको किया जाता था। इस टाइम जो स्टैच्यू थी ब्राह्मणास की वो बनाई गई क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स थे वो परफॉर्म किए गए उनके थ्रू। एक एंशिएंट स्कल्पचर्स किसके वॉल्स पे दिखता है, जो टेम्पल है गुजरात में, वो बताता है कि हिंदू गॉड ब्राह्मणा, ठीक है, और विष्णु एंड शिवा, तो यहाँ पे दिखते हैं ये तीनों गॉड की उस टाइम पूजा होती थी। वो इंपॉर्टेंट गॉड थे लेटर वैदिक पीरियड में। ए टेराकोटा पैनल शोइंग अर्जुनास कैरियर ड्राइवन बाय कृष्णा at the battlefield in Kurukshetra, जब भागवत गीता is based on Krishna's advice to Arjun before and during the battle। जो टेराकोटा पैनल है यहाँ पे दिखाया गया है, जो अर्जुना's चैरिट यानी कि ये जो उनका रथ है, ठीक है, ये अर्जुन है, ये अर्जुन है यहाँ पे, वो ड्राइवन बाई कृष्ण है, कृष्ण ले कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं उनका। और कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड में जब यहाँ पे जो युद्ध हुआ था, जो भगवत गीता है वो बेस्ड है किस पे, जो कृष्ण ने एडवाइस दी अर्जुन को किससे पहले, बैटल यानी कि युद्ध से पहले, वॉर से पहले और वॉर के बाद। जो रामायण है वो एक एपिक पोएम है जिसको कंपोज किया गया, ऋषि वाल्मीकि ने रामायण कंपोज की है। इसमें जो स्टोरी है वो है लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, और जो राम यानी कि जिनको हम भगवान की तरह उनकी वर्शिप करते हैं उनके काम के बारे में। वो किसके सन थे, दशरथ के, जो रूलर थे अयोध्या के। अब हम पढ़ेंगे हिंदुइज्म क्या था। जो वर्ल्ड हिंदू है वो कहाँ से आया है, वर्ल्ड सिंधु से आया है। जो संस्कृत टर्म है रिवर इंदुस का, यानी कि जो हिंदू वर्ल्ड है वो किस वर्ल्ड से आया है, सिंधु से। और जो संस्कृत टर्म है रिवर इंदुस का, इंदस का। जो रूट्स है हिंदुइज्म के वो कहां से लिए गए, इंडस वैली कल्चर से। जो हिंदुइज्म है उसको फाउंड नहीं किया कि किसी भी स्पिरिचुअल लीडर के थ्रू, ये एक फिलॉसफी और वे ऑफ लाइफ है जो इवॉल्व है 100 ऑफ ईयर्स, यानी कि जो तब से आया है, यानी कि 100 साल से ज्यादा। जो मिक्सिंग है सोशल और रिलीजियस बिलीफ की इंडस वैली पीपल और आर्यन सेटलर्स की, वो इवोल्यूशन बनाता है किसका, हिंदुइज्म का। जो एसेंस है हिंदुइज्म का वो मान्य, वो विश्वास है ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है, सिंगल फोर्स और एनर्जी के फॉर्म में, जो सोर्स है सभी क्रिएशन का। ये जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स का वो भगवान है, और ये जो भगवान है उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं और वो अलग अलग फॉर्म में हैं, डिपेंडिंग ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ हिज फोर्स इज बीइंग वर्शिप। और ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन से एस्पेक्ट की हम पूजा कर रहे हैं, उनके कौन से फोर्स की। जैसे हमने पढ़े थे क्या, डिस्ट्रॉयर शिवा, ठीक है, विष्णु। तो ये गॉड इज द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स। जो भगवान है वही इस दुनिया के, जो जिसपे हम, जो हमारी दुनिया है, जो हमारी लाइफ है, उसके क्रिएटर भी हैं, उसको बचाने वाले भी और उसको डिस्ट्रॉय करने वाली भी है। देयर आर 3 मेन प्रिंसिपल ऑन विच हिंदू फिलोसफी इज बेस्ड। जो हिंदू फिलोसफी और बेस्ड है 3 प्रिंसिपल्स पे, वो है सबसे पहला है धर्म। इसका मतलब है जो हर एक पर्सन है उसकी एक मॉरल ड्यूटी हुई कि उसको क्या करना चाहिए, करना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि क्या सही है और अपनी पवित्र लाइफ जिए,
जिसमें कि वो अच्छे काम करे। जो कर्म है उसका मतलब है जो लोग हैं वो फेस करेंगे जो उन्होंने किया है उसके परिणाम। जैसे कोई गलत कर रहा है तो उसका वो गलत रिजल्ट क्या करेगा, फेस करेगा अपनी लाइफ में। जैसे वो बोएंगे वैसे वो पाएंगे। हिंदुइज्म, जो टर्म हिंदुइज्म है उसको पॉइंट किया ब्रिटिश ने अर्ली 19th सेंचुरी में। इट वाज अ जनरलाइज्ड टर्म यूज्ड टू कलेक्टिवली डिनोट द वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स विद सिमिलर। ये क्या है, एक वेरियस रिलीजियस सेक्ट को डिनोट करता है जिसमें कि जो कि एक जैसा है, आइडेंटिकल नहीं है पर। और बिलीव विद रूट्स इन द एंशिएंट हड़प्पन एंड वैदिक कल्चर। इसके रूट कहाँ से हैं, हड़प्पन और वैदिक कल्चर से। जो हिंदुइज्म है वो रिप्रेजेंट करता है एक सेट रिलीजियस, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल सिस्टम्स का और कल्चरल ट्रेडिशन का और प्रैक्टिसेस का जो ओरिजिनेटेड हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इसको रिफर किया गया वैदिक रिलीजन और सनातन धर्म यानी कि इटर्नल लॉ। हिंदुइज्म एक यूनिक है पूरे संसार के रिलीजन में, इन दैट इट हैज नो स्पिरिचुअल फाउंडर। इसका कोई स्पिरिचुअल फाउंडर नहीं है और इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है ओरिजिन का, यानी कि जब ये ओरिजिनेट हुआ होगा। ये एक लाइफ का वे है, ठीक है, जो कब से इवॉल्व, कब से चला आता है, ओवर थाउजेंड ऑफ हजारों साल से, ठीक है, ये चला आ रहा है। सो शेल से देरी, अभी हमने पढ़ा जैसा बोगे यानी कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप बुरे काम करोगे तो आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। जो हमारी प्रेजेंट की और फ्यूचर की लाइफ है वो हमारे जो भी हम आज काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट होगी। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल मीन्स दैट द सोल इज इम्पोर्टेंट। जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल है यानी कि सोल का क्या हो जाना, छोड़ देना हमारी बॉडी को, ठीक है, और चले जाना। तो ये जो सोल है इमोर्टल है यानी कि कभी नहीं मरती है। और जब लोग मरते हैं तो उनकी बॉडी केवल मरती है, उनकी सोल हमेशा क्या रहती है, जिंदा रहती है और वो एक दूसरी बॉडी में जाती है और फिर वहां दूसरा जन्म लेती है। जो एसेंस है हिंदुइज्म का वो कंटेंट है किसमें है, उपनिषद में, विच आर फाउंटेन हेड, जिसमें कि बहुत ज्यादा जो ये बातें हैं और ये ओरिजिनल सोर्स है हिंदू फिलोसफी का। इकोनॉमिक लाइफ जो आर्यंस हैं वो उनकी सेटल लाइफ है। एग्रीकल्चर उनकी मेन ऑक्यूपेशन है, यानी कि इस वाली एज में जो आर्यंस है उनकी सेटल लाइफ थी। जो एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था, जो ऑक्यूपेशन था पीपल का वो क्या था, एक जैसा था, पर जो आयरन का यूज था और उनके पास जो फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स थे यानी कि वो फार्मिंग यानी कि जो वो खेती वगैरह करते थे उनके पास थोड़ा दूसरे क्या थे और भी ऑप्शन थे। ब्रॉट अबाउट इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी, और इसकी वजह से उनमें क्या हो गई, प्रॉस्पेरिटी यानी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा इंक्रीज हुई। जो लोग रहते थे इस पीरियड में वो यूज करते थे पेंटेड ग्रेव वेसल्स जो फाउंड किए गए बहुत ही ज्यादा साइट्स में, कहाँ की, नॉर्दर्न इंडिया की। इकोनॉमिक लाइफ, इम्पैक्ट ऑफ आर्यन कल्चर, जो आर्यन कल्चर का यहाँ पे जो ये पीरियड है ये दिखाता है किसका, ग्रोथ, टाउन्स और सिटीज का और डेवलपमेंट, ट्रेड का, बार्टर सिस्टम जहाँ पे कि एक थिंग को एक्सचेंज करते यानी कि जो भी कॉमोडिटी यानी कि जो भी वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सचेंज करके जो नहीं है उसके पास उसको लेते थे, यानी कि मनी का यूज नहीं करना, तो वो होता है बार्टर सिस्टम। इम्पैक्ट क्या था आर्यन कल्चर का, जो आर्यन सिविलाइजेशन था वो क्रेडल है यानी कि इससे भी जन्म हुआ है इंडियन कल्चर का। जो हिंदुइज्म है आज के टाइम पे वो बेस्ड है फिलोसफी पे, वेदास और उपनिषद की। जो संस्कृत लैंग्वेज वैदिक लिटरेचर है वो एक यूनिफाइंग फोर्स बनाते हैं जो बाइंड करता है हमारी मेजोरिटी ऑफ इंडियंस को एक नेशन में, यानी कि जो हमारा पूरा देश है उसमें अलग अलग टाइप रिलीजन के लोग हैं। जो ये संस्कृत लैंग्वेज और वैदिक लिटरेचर आया हिंदुइज्म में तो वो हमको बांधे रखता है एक नेशन में। The Pandavas built their capital at Indraprasth in present-day Delhi and made the kingdom of Indraprasth large and powerful. The Pandavas were married to. अब यहाँ पे महाभारत की आपको स्टोरी दे रखी है। जो पांडवाज उन्होंने कैपिटल बनाई इंद्रप्रस्थ में जो आज दिल्ली में है और उन्होंने अपने किंगडम इंद्रप्रस्थ को एक लार्ज और पावरफुल बनाया। जो पांडवाज है उन्होंने शादी की द्रौपदी से जो डॉटर थी किंग पांचला की। जो दुर्योधन है वो एल्डेस्ट थे कौरवास में और वो उनको देखकर जलते थे पांडवास को और वो उनको नष्ट करना यानी कि उनको मारना चाहते थे, एक तरफ से उनको हराना चाहते थे। तो उन्होंने उनको गेम ऑफ डाइस पासे की खेल में इन्वाइट किया। अब ये कंडीशन आ गई कि जो पांडवास थे वो हार गए और उनको वनवास भेज दिया गया 13 ईयर्स तक। और इस गेम के टाइम पे जो कौरवास है उन्होंने ये ट्रिक अपनाई, जो पांडवास है उन्होंने एवरीथिंग लॉस कर दिया यानी कि सब कुछ कौरवों को दे दिया, अपना किंगडम भी, वेल्थ भी, अपनी वाइफ द्रौपदी को भी, और चले गए वनवास 13 साल के लिए। उनके पास वनवास भी था 13 साल का। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल जब वो लौटे तो उन्होंने डिमांड किया अपना किंगडम कि हमें वापस चाहिए, पर कौरवास ने मना कर दिया। इसकी वजह से 18 डे बैटल हुआ, 18 दिन का युद्ध चला कुरुक्षेत्र में। जो कौरवास थे वो हार गए और युधिष्ठिर किंग बन गए हस्तिनापुर के। तो इससे हमें क्या मिलता है सीखने को, मॉरल ये मिलता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। जैसे कि कौरवास थे उन्होंने क्या किया, डिसीव करा किसको, पांडवास को धोखा दिया, तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, बैटल हुई। और जो स्टोरी है रामायण की यानी कि जो दशरथ हैं जो किंग थे अयोध्या के, उनकी 3 क्वीन थी। राम बॉर्न हुए जो कौशल्य के पुत्र थे, सन थे भरत, केकई के और लक्ष्मण, और शत्रुघ्न सुमित्रा के। जो राम है उनकी शादी हुई
सीता जी से, और वो डॉटर थी किंग जनक ऑफ विदेहा। जो दशरथ है वो बूढ़े हो गए, उन्होंने राम को बनाया अपना क्या उत्तराधिकारी, यानी कि राजा अपने बाद। जो केकई है वो इस बात से खुश नहीं थी, तो इसी की वजह से उनको क्या करना पड़ा, वनवास जाना पड़ा, एग्जाइल, किसको, राम को। और उनके जो बेटे भरत हैं वो चाहते थे कि ये किंग बने। टू कीप अ प्रॉमिस दैट ही हैड वंस मेड टू केकई, और फिर दशरथ ने एक बार केकई से प्रॉमिस किया था कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें, जब तुम मैं उन्होंने एक बार प्रॉमिस किया था, तो उन्होंने बताया था कि जब समय आएगा, केकई ने कहा था जब समय आएगा मैं अपना तब मांगूंगी जो मुझे मांगना है। तो दशरथ है, उन्होंने अपने बेटे राम को एग्जाइल यानी कि वनवास के लिए भेज दिया 14 ईयर्स तक। क्यों? क्योंकि केकई ने उस टाइम अपने प्रॉमिस का मांगा उनसे कि मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि राम को वनवास हो 14 ईयर्स का। जो राम है उनके साथ कौन गए, सीता और लक्ष्मण गए, उन्होंने अयोध्या छोड़ दी थी और वो पंचावटी फॉरेस्ट में रहने लगे। और फिर इसी बीच किंग दशरथ की भी दुख की वजह से वो इस दुख को सह नहीं पाए, बेयर नहीं कर पाए, और इस वजह से क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। जो भरत है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया किंग बनने से, और उन्होंने किंगडम को चलाया अपने ब्रदर राम के बिहाफ पे और वेट किया उनके, यानी कि वो किंग नहीं बने, उन्होंने राम ही थे तब भी किंग, पर वो एग्जाइल यानी कि वनवास चले गए थे, और भरत अपने जो किंगडम है उनको चलाते गए और वेट किया उनके आने का। वन डे व्हेन राम और लक्ष्मण हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, और एक दिन जब राम और लक्ष्मण गए फूड की तलाश में, तो रावण जो किंग है लंका के, श्रीलंका के, तो उन्होंने किडनैप कर दिया सीता को, अपने किंगडम में ले गए वो। फिर जो राम और लक्ष्मण है उन्होंने फिर सुग्रीव की हेल्प ली, किंग सुग्रीव की हेल्प ली, और वहां से आर्मी मिली उन्हें, और हनुमान जी भी मिले। उन्होंने क्रॉस किया लंका को, डिफीट किया रावण को, इस बैटल में युद्ध हुआ, उससे क्या हो गया, फिर सीता को अपने साथ ले आए। फिर जब 14 ईयर का वनवास खत्म हुआ तो राम सीता लक्ष्मण अयोध्या गए। जो अयोध्या के लोग उन्होंने सेलिब्रेट किया रिटर्न, यानी कि जो वापस आए, तो उन्होंने क्या किए, दीपक जलाए, ठीक है, इस खुशी में, उनके आने की खुशी में अयोध्या। जो राम है उनको फिर क्या बनाया गया, किंग बनाया गया। उन्होंने एक आइडियल स्टेट क्या किया, एस्टेब्लिश किया, राम राज्य, जो इक्वालिटी और जस्टिस पे बेस्ड था, और यही प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस है इस स्टेट की। तो ये भी मॉरल है, यानी कि जो हमारे एपिक है हमें ये बताते हैं कि हमारे जो डीड्स होते हैं, हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारे लिए हमेशा ही क्या हो रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसे आप लोग आज पढ़ाई करेंगे तो कल आपका रिजल्ट, यानी कि जो आपके एग्जाम आने वाले हैं हम, तो आप उनसे क्या करोगे, आपकी मार्क्स अच्छे आएंगे और आप आगे भी क्या करोगे, सक्सेस पाओगे। तो ऐसे ही जो अगर हम आज अपना अच्छा बनाएंगे तो हमारा कल भी अच्छा ही होगा। और हमेशा ही क्या करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और बुरे काम बिल्कुल भी नहीं सोचने चाहिए। तो ये जो एपिक्स है हमारा, तो ये हमें ये बताते हैं, मॉरल वैल्यू बताते हैं हमें। आज का ये चैप्टर होता है फिनिश द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर। अगर समझ में आया तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर अपने फ्रेंड्स को भी जरूर कीजिए।